हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। आप लोग चैप्टर चल रहा है सोल्यूशन यानी कि विलयन, जिसमें राउल्ट्स लॉ की हम बात कर रहे थे। राउल्ट के नियम को पढ़ने के बाद लास्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से आदर्श और अनादर्श विलयन पर बात की थी। जो विलियन राउल्ट के नियम का पालन कर रहे थे उनको आदर्श कहा जा रहा था और जो नहीं कर रहे थे उनको अनादर्श कहा जा रहा था। आदर्श विलियन के लिए आपने डेल्टा वी और डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 माना। वहीं पर जो आपके अनादर्श विलियन है उनमें डेल्टा एच और डेल्टा वी मिक्सिंग के बराबर नहीं होता है, ऐसा आपने पढ़ा। के बाद राउल्ट के नियम का ग्राफ भी यहाँ पर देखा था और हमने बोला कि कुछ विलियन आपका क्या कर रहे हैं, जो अनादर्श विलियन है उनमें से कुछ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, वही कुछ आपका क्या कर रहे हैं, अनादर्श विलियन जो है वो ऋणात्मक है। तो किस प्रकार से धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले राउल्ट के नियम का जो आपका ग्राफ था उसको समझ लेते हैं। इस तरह से हम ग्राफ देख रहे थे। उस ग्राफ में हमने क्या बोला, इस साइड को हम क्या लेंगे, मोल अंश लेंगे, ठीक है। और इस साइड को हमारा क्या था, प्रेशर था, ठीक है। प्रेशर था, इधर मोल अंश हमने लिया यानी कि मोल फ्रैक्शन। शुद्ध विलायक की स्थिति में आपने बोला था x इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। शुद्ध विलय की स्थिति में x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। जब आपका शुद्ध विलायक होता है उसकी स्थिति में आपने बोला कि उसका वाष्प दाब कितना होता है, P1 नॉट के बराबर होता है, ठीक है। और जब शुद्ध विलय होता है उसका जो वाष्प दाब होता है वो P2 नॉट के बराबर होता है। हमने माना कि P2 नॉट जो है वो कम है P1 नॉट की तुलना में, तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है। तो इससे क्या समझ आता है कि जैसे जैसे मोल अंश आपका कम होगा किसका, x1 का, तो उस तरह से आपका वाष्प दाब भी कम होता जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि जब वहां पर विलायक की मात्रा कम हो रही है धीरे धीरे, या उस जो जिसको आपने 1 नंबर से डिनोट किया था उस 1 नंबर के वाष्पशील द्रव की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, तो जब उसकी मात्रा कम होगी तो वाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या भी कम होगी, तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो इस प्रकार से ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आया था, ठीक है। देन x2 के लिए आपने बोला क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे x2 का जो मान है वो बढ़ रहा है, पहले 0 है फिर 1 हो जा रहा है वहां तक जाते जाते, तो यानी वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपका एक ग्राफ आया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया था P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, जिसके लिए आपका आया था P1 इज इक्वल टू 1 नॉट इंटू x1, ठीक है ये। और ये आपका आया था P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2, ठीक है। और आपने क्या बोला था, ये जो लाइन होगी ये बताएगी हमारी PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये था हमारा ग्राफ राउल्ट के नियम के लिए जो हमने बनाया, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ था। अब इस ग्राफ से हमें क्या बताना है कि अनादर्श विलयन में कौन से धनात्मक विचलन दिखा रहे हैं और कौन से ऋणात्मक विचलन दिखा रहे हैं। ऋणात्मक विचलन वो दिखाएंगे जो आपका नीचे से इस प्रकार से सारे ग्राफ बनेंगे, ठीक है, यानी वाष्प दाब जिनका कम होगा। और धनात्मक विचलन वो प्रदर्शित करेंगे जिन विलयनों का आपका वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। पहला लिखेंगे राउल्ट के नियम धनात्मक, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है समझिए, यहाँ पर हम धनात्मक विचलन की स्थिति में होता क्या है आपका कि कोई भी दो चीजें मान लीजिए, कोई भी आपके दो, एक विलायक है A और एक विलेय है आपका B, ठीक है। अगर आप A की बात करेंगे तो A और A के बीच रिएक्शन हो रहा होगा, है ना।
अगर हमारे पास एक कोई विलायक है, सपोज जल है ना, तो जल में सारे ही जो अणु होंगे वो जल के ही होंगे। तो हम बोल सकते हैं एक जल तथा दूसरे जल के बीच में आकर्षण का बल होगा या इंट्रैक्शन होगा, अन्योन्य क्रिया जिसे आप कहते हैं। उसी प्रकार से बी आपका कोई सब्सटेंस है, उसमें भी इंटरेक्शन होगा, बी और बी। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। ठीक है, अब इंटरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ए बी इंटरेक्शन, यानी ए और बी के बीच में इंटरेक्शन। समझ रहे हैं, क्या समझ आया आपको? इससे समझ आता है कि ए कोई सब्सटेंस था, बी भी कोई सब्सटेंस है ना। ए कोई विलायक था, बी विलेय है, सपोज। दोनों की अपनी अपनी पहले अन्योन्य क्रियाएं हो रही थी अपने अणुओं के मध्य, बाद में जब उन दोनों को मिला दिया तो दोनों के अणुओं के मध्य भी अन्योन्य क्रिया होगी। ए ए व बी बी के मध्य अन्योन्य क्रिया ए बी की तुलना में अधिक। ठीक है, इससे क्या समझ आता है, देखो ए के जो अणु थे उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से बांध रखा, बी के अणुओं ने भी एक दूसरे के, जब वो आपस में मिले ए और बी तो उन्होंने उतनी मजबूती से एक दूसरे को नहीं बांध रखा। ठीक है, जब उतनी मजबूती से या उतना अच्छा इंटरेक्शन उनके बीच में देखने को नहीं मिल रहा है, तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड ऑफ द डे आप कर क्या रहे हो एट लास्ट, यहाँ पर ए बी आपके पास होगा, ए के और बी के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, इस सिस्टम को आप क्या दोगे, हीट दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल बाहर जाने का प्रयास करेगा। जब ए की बात आप कर रहे थे तब अट्रैक्शन अच्छा था, इंटरेक्शन अच्छा था, बी के केस में इंटरेक्शन अच्छा था। ए और बी के केस में उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल आपका क्या करेंगे, वाष्प दाब में बदलने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। वाष्प दाब बढ़ेगा तो आपका ये कैसा, क्या कहा मैंने, ए एवं बीबी के मध्य अन्योन्य क्रिया ए बी की तुलना में अधिक है, अतः ए बी क्या है आपका, ए बी यानी विलियन, ये सपोज विलायक था और ये आपका क्या है, बी विलेय। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, ए बी जो कि विलियन है का वाष्प दाब अधिक होगा, अतः धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, किससे, राउल्ट के नियम से। ठीक है, चलिए अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग आपका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, और डेल्टा एच मिक्सिंग। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए इसका, फिनॉल प्लस एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन को मिलाएंगे तो जो आपका विलयन बनेगा उसका वास्ता बढ़ जाएगा और वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, वही x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभास दिखा रहा है और ये आपको P से डिनोट कर रही हूँ, प्रेशर दिखा रहा है। ठीक है, क्या माना था आपने, x1 पे यहाँ P1 नॉट था, ठीक है, और यहाँ P2 नॉट था, शुद्ध अवस्था। ठीक, चलिए इस तरह से आपका ग्राफ आया था।
ये क्या था, ये P1 था, ये P2 है और ये P था। तो धनात्मक विचलन की स्थिति में क्या हो रहा है, ग्राफ ऊपर को उठेगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा। इस विलयन के लिए क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये P1 हो गया और ये P2। ठीक है, बैक से लिखे हैं, वो पहले वाली स्थिति के लिए था, जो राउल्ट का नियम आपने पढ़ा था, को हटा देंगे। ये वाला नहीं। ठीक है, ये धनात्मक विचलन आपका दिखा रहा है। अब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कौन दिखाएगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कौन दिखा रहे हैं, फिर से हमने एक विलायक ले लिया, क्या है ये आपका विलायक, बी आपका कोई विलेय है, पी आपका कोई विलेय है। ठीक है, दोनों आपका बनाते हैं ए बी। आपने बोला ए के बीच में इंटरेक्शन, ए के बीच में ए इंटरेक्शन देखने को बोल मिल रहा है, बी के बीच में भी इंटरेक्शन है, ए बी के बीच में भी इंटरेक्शन है। अब यहाँ पर क्या है, ए के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, बी के बीच में भी उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ए बी के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत अच्छा इंटरेक्शन वहां पर देखने को मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए व बीबी के मध्य अन्योन्य क्रिया ए बी की तुलना में कम है। ठीक है, यानी ए बी के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, तो आपका वाष्प दाब कम होगा, बहुत कम मॉलिक्यूल वाष्प वेपर फेज में जाएंगे, वेपर फेज में कम जाएंगे, तो आपका वाष्प का दाब कम बनेगा, समझ रहे हो, वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो इस वजह से आप क्या लिखेंगे, ए बी, यानी कि जो क्या है विलियन, विलियन ए बी का वाष्प दाब कम होगा, अतः यह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित हो क्या रहा था, यहाँ पर ए इंट्रैक्शन है जो, वो बी बी इंट्रैक्शन, ए और बी बी इंट्रैक्शन जो है वो कम है आपका एज कंपेयर टू ए बी इंट्रैक्शन। अतः डेल्टा वी मिक्सिंग निगेटिव आएगी, डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। ठीक है, देखिए ग्राफ, मोल फ्रैक्शन एक्सिस पर, ठीक है, यहाँ प्रेशर P है, यहाँ है x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, 1 के लिए शुद्ध अवस्था में P1 नॉट, ठीक है, 2 के लिए शुद्ध अवस्था में P2 नॉट। ठीक, इस तरह से कुछ ग्राफ था आपका। इससे, ये तो राउल्ट के नियम के लिए है, अब इससे विचलन दिखाइए,
ऋणात्मक विचलन दिखा रहे हैं। तो ये ग्रीन लाइन जो है ये बता रही है PT इक्वल टू P1 प्लस P2। ये P1 है और ये आपका P, ठीक है। चलिए लास्ट सेशन में हमने बोला था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, पर वो ये ऋणात्मक और धनात्मक विचलन समझ नहीं आया था, तो वो हमने आज यहाँ पर क्लियर कर दिया कि क्या है ऋणात्मक विचलन और क्या है धनात्मक। धनात्मक विचलन कुछ भी नहीं है जब विलायक और विलेय को मिलाया जा रहा है और जो विलयन बन रहा है, तो विलयन के अणुओं के मध्य वहां पर जो भी कण है के मध्य जो अन्योन्य क्रिया है वो विलय और विलायक की शुद्ध अवस्था में जो अन्योन्य क्रिया हो रही है उससे क्या है कम है, तो उस केस में आपका क्या हो रहा है अधिक वाष्प दाब बन रहा है विलयन का, और वाष्प दाब अधिक हो रहा है तो उससे आपका ऋणात्मक विचलन देखने को आपको मिलता है ना। अतिरिक्त आपने धनात्मक विचलन के लिए यहाँ पर ग्राफ देखा। फिर ऋणात्मक विचलन क्या हो गया जब AB का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया, यानी के अणुओं के मध्य की अन्योन्य क्रिया बहुत अधिक है, अच्छी है, तो वहां पर वाष्प दाब कम बनेगा। वाष्प दाब कम बन रहा है तो वो ऋणात्मक विचलन का ग्राफ भी हमने यहाँ पर देखा। ओके, चलिए अब यहाँ पर इसी के अंतर्गत क्वाथी करके आपका एक वर्ड आता है, एजियोट्रॉप भी आप जिसको कहते हैं। तो समझने से पहले क्वथनांक जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है क्वथनांक, स्थिर क्वाथी, क्वाथी में क्वथनांक वर्ड आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक क्या है, आपने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, इस लिक्विड को आप क्या करते हैं, ये लिक्विड है यहाँ, तो आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद ये कहाँ जाएगा, वेपर फेज में जाता है, ठीक है। तो ऐसा ऐसी स्थिति, ऐसा तापमान जहां पर द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मैं किसी यहाँ पर बॉइल कर रही हूँ और गर्म कर रही हूँ, गर्म करते करते एक ऐसा तापमान आता है जहां पर उसका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वही उसका क्या हो जाता है ना, ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं आपका क्वथनांक कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यानी कि ये आपका सपोज वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब का स्तर है ये, ठीक है। इसके बराबर हमने जल का वाष्प दाब करना है। अब जल आपका यहाँ कहीं है, ये जल है H2, ठीक है, इसका वाष्प दाब यहाँ है, वायुमंडलीय दाब यहाँ, तो इस वाष्प दाब को यहाँ तक ले जाने में हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देना होगा, नहीं होगी 100 डिग्री सेल्सियस जो हम इसको दे सके जिससे जल का वाष्प दाब यहाँ पहुंच सके, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, ठीक है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देने पर इसका वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही इसका क्वथनांक है, किसका, जल का। इस प्रकार से हम क्वथनांक की बात करते हैं। तो क्वथनांक से ही आपका वर्ड निकल कर आता है स्थिर क्वाथी। क्या वर्ड निकल कर आता है, स्थिर क्वाथी, एजियोट्रॉप जिसको आप लोग, स्थिर क्वाथी, स्थिर का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, या रुका हुआ है बोल सकते, क्वाथी यानी तो क्वथनांक, इनका क्वथनांक स्थिर है। क्वथनांक किसका स्थिर हो, आपने दो ऐसे विलय और विलायक को आपस में मिलाया कि विलय और विलायक को मिलाने के बाद जो विलयन बना है के दोनों अवयवों का जो क्वथनांक है वो एक ही है, यानी एक ही पॉइंट पर वो उबल रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा स्थिर क्वाथी। और जब वो एक ही पॉइंट पर उबलेंगे तो आप उनका प्रभाजी आसवन नहीं कर सकते, उनको अलग नहीं कर पाते, समझ रहे। कोई आपका कॉम्पोनेंट ए
ठीक है, और कोई कंपोनेंट है बी। ए का सपोज आपका 100 डिग्री सेल्सियस है क्वथनांक और बी का सपोज 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जब आपने इन दोनों को मिला करके ए बी बना दिया है तो ये ए बी जो है ना वो मैं सब बता रही हूँ कि ये 65 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। ठीक है, तो वो एक साथ दोनों का क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। जो 100 है ना 70। ऐसा नहीं है कि ए बी बनाने के बाद अगर आपने बॉईल किया तो ए जो है वो 100 डिग्री पे उबलने 70 डिग्री पे बी उबलने लग गया और 100 डिग्री पे जाके आपका 100 डिग्री वाला जो ए है वो उबलने लग गया। तो ऐसा नहीं हो रहा। तो स्थिर क्वाथी वो हैं जिनका कि विलयन में जो अवयव है उनका क्वथनांक तो स्थिर है आप बोल सकते हैं, और आप उनको प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं कर पा रहे, है ना। देखेंगे स्थिर क्वाथी क्या है आप। ऐसा विलयन जिसमें अवयवों का जो संगठन द्रव व वाष्प अवस्था में समान होता है तथा ये निश्चित, ये मतलब जो अवयव हैं निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर ये एक निश्चित ताप पर बोलते हैं स्थिर क्वाथी कहलाती है। क्या समझ आया। और इस विलयन के अवयवों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा है। अब प्रभाजी आसवन क्या है, 9th-10th में ऐसे आपने पढ़ा है। आपने एक कंटेनर लिया, इसमें ए और बी दोनों को डाल दिया। ठीक है, आपने बोला बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री था, ए का 100 डिग्री है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको प्राप्त कर लेंगे। तो तापमान के कारण उनके क्योंकि क्वथनांकों में अंतर है तो आपने तापमान दे करके उनके क्वथनांक पर उनको क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो पहले 70 डिग्री सेल्सियस आएगा तो बी वाला कंपोनेंट आपको मिल जाएगा, फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ले जाएंगे तो ए वाला आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से इसी को प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका कहा जाता है, और इसमें आप अवयवों को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्थिर क्वाथी बन रहे हैं, आपने बोला कि उनका एक निश्चित दोनों ही कंपोनेंट का जो सेम टेम्परेचर पर आपका बॉईल हो रहे हैं उनका जो क्वथनांक है वो समान है, तो आप उनको प्रभाजी आसवन के द्वारा तो है ना। तो ये आपका हो गया स्थिर क्वाथी। देन आप क्या करेंगे, स्थिर क्वाथी को आप दो तरह से पढ़ेंगे। तो दोनों टाइप्स हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा, राउल्ट के नियम से हमने धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को देखा, दोनों के ग्राफ हमने देखे। स्थिर क्वाथी आपको समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी हम लोग बात करेंगे। तब तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने